चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक, तो इस चैप्टर में हम जो मेन चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो आपको मैं उसके बारे में बताता हूँ। वो हमारी दो चीज़ें जो मेन हम इसमें पढ़ेंगे, वो एक तो आएगा हमारा एक्सियोम्स और दूसरी हमारी चीज़ आएंगी वो उनको बोलेंगे पोस्टुलेट्स। इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो है इस चैप्टर में। अभी क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, एक्सियोम्स भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, पोस्टुलेट्स भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, फिर भी इनकी दो अलग अलग कैटेगरी हमने बनाई है। उसका एक रीज़न है, एक्सियोम्स हमारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैथ्स में हर जगह यूज़ की जा सकती हैं। मैथ्स का कोई फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे एक्सियोम्स ये लागू ना होती हूँ। ठीक है, पोस्टुलेट्स जो हैं ये भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं और ये स्टेटमेंट्स जो हैं केवल ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं। ये सारी स्टेटमेंट्स किससे रिलेटेड हैं? ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं उनको हम पोस्टुलेट्स कर रहे हैं, और जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स हैं जो कि मैथ्स में हर जगह यूज़ की जा सकती हैं उनको हम कहते हैं एक्सियोम्स। एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स, ये वर्ड कहाँ से आया, किसने इनको नाम दिया? तो ये चीज़ हमारी थी, हमारे एक ग्रीक मैथमेटिशियन हुए, ग्रीक मैथमेटिशियन जिनका नाम था यूक्लिड। इन्होंने जो है कुछ स्टेटमेंट्स मैथ्स के बारे में जो है हमें बताई। ठीक है, और वो स्टेटमेंट्स क्या थी? वो स्टेटमेंट्स एक्चुअल में अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ थे। वो क्या थे? अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ। ये अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ थे, मीन्स वो स्टेटमेंट्स ऐसी थी जिनको किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, उन स्टेटमेंट्स को ही नाम दिया गया, उन्होंने नाम दिया उनको, एक तो उन्होंने कहा एक्सियोम्स और एक कहा पोस्टुलेट्स। एक्सियोम्स उन्होंने उन स्टेटमेंट्स को नाम दिया जो कि मैथ्स में यूनिवर्सली हर जगह यूज़ की जा सकती हैं। ये जो है कहीं भी यूज़ की जा सकती हैं मैथ में, और हर जगह ये लागू होती हैं। पोस्टुलेट्स वो स्टेटमेंट्स हैं जो केवल और केवल स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, ये जो है केवल ज्योमेट्री में प्रयोग की जाती थी। ठीक है, की जाती हैं। ठीक है, तो एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। अब ये क्या स्टेटमेंट्स थी, इन पे आते हैं हम जो है। तो पहले हम जो है एक्सियोम्स की बात करते हैं। तो यूक्लिड ने जो एक्सियोम्स दिए वो एक्सियोम्स क्या क्या थे उनकी हम बात करते हैं। तो पहला एक्सियोम क्या था उसका जो है, इसको हम देखते हैं। टोटल ये 7 एक्सियोम इनके हैं। ठीक है, एक्सियोम मीन्स, ध्यान रखना इस चीज़ को जो है, एक्सियोम स्टेटमेंट्स की वो कैटेगरी है जिसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैथ्स में यूनिवर्सली सब जगह जो है लागू होती हैं। ये एक्सियोम्स सब जगह लागू होते हैं मैथ्स में जो है। ठीक है, और स्टेटमेंट्स क्या हैं? ये स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, एक्सियोम्स भी और पोस्टुलेट्स भी, ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। हम सभी इनके बारे में जानते हैं। हम कोई भी चीज़ को, जो स्टेटमेंट मैं लिखूंगा अभी जो है, कोई भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनको जो है किसी भी तरह से किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है। तो पहला एक्सियोम क्या था इनका जो है, एक्सियोम पे देखते हैं। पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। पहला स्टेटमेंट लिखते हैं जो है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब क्या हुआ इसका जो है, मैं कहता हूं मेरे पास एक रॉड है जो किसके इक्वल है? ये इक्वल है 10 सेंटीमीटर के। एक और रॉड मेरे पास है, ये भी इक्वल है किसके? इसी 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये भी जो है, ये भी इसी के इक्वल है। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये रॉड, इस रॉड को क्या बोल रहा हूँ मैं? रॉड ए। और ये कौन सी रॉड है? ये रॉड बी है। इनकी लेंथ की बात चल रही है। रॉड ए की लेंथ इक्वल टू थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, मतलब ये और ये दोनों सेम थिंग है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और ये चीज़ इसके बराबर है
ए की लंबाई इसके बराबर है और बी की लंबाई भी इसके बराबर है, दोनों जो है सेम थिंग के इक्वल हैं, ठीक है, ये भी 10 के बराबर है, ये भी 10 के बराबर है, तो इसका मतलब इसने क्या कहा, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, थिंग विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये आपस में भी बराबर होंगी। इसका मतलब क्या, रॉड ए जो होगी ये बराबर होगी रॉड बी के। या इसको दूसरी तरह से देखो, अगर मैं कहता हूं लाइन की बात करता हूं, मैं जो है एक लाइन सेगमेंट में लेता हूं ए बी, ये एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट में और लेता हूं सी डी, एक लाइन सेगमेंट और है पी क्यू, 3 लाइन सेगमेंट है। अब मैं कहता हूं, मैं एक स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट को कहता हूं मैं कहता हूं लाइन सेगमेंट जो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी जो है पी क्यू के बराबर है। अब मैं एक चीज़ और कहता हूं सी डी, अब मैं सेकंड लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूं, सी डी इज इक्वल टू पी क्यू, सी डी भी पी क्यू के बराबर है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, दोनों जो है किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू मीन्स सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब क्या हुआ इसका, ये भी पी क्यू के बराबर है ए बी, सी डी भी पी क्यू के बराबर है, इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ इस एग्जांपल से क्लियर होती चीज़ ये, एक चीज़ का लंबाई जो है 10 है, दूसरी चीज़ की लंबाई भी 10 है, तो सेम चीज़ के इक्वल है दोनों जो हैं, तो आपस में भी दोनों 10 है तो दोनों आपस में इक्वल होंगी। तो ये हमारा जो है पहला एक्सियोम था, जो कि अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसको जो है किसी भी प्रूफ की आवश्यकता इसको जो है नहीं है, ठीक है। सेकंड एक्सियोम पे आते हैं इसके जो है हम, सेकंड एक्सियोम क्या कहता है इसका, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। सेकंड क्या है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल्स आर आल्सो इक्वल। थोड़ा समझने में दिक्कत लग रही हो आपको, जो है लग रही होगी समझने में दिक्कत। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, कि क्या कहना चाह रहा है इसको, ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे देखिए इसको जो है, इक्वल मीन्स मैं कहता हूँ 7 इज इक्वल टू 7, ये दो वैल्यूज हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, इक्वल से वो ये इक्वल, इनको जो है एक इक्वल तो मैं इसको कहूँगा इक्वल है ये, ठीक है। एक और स्टेटमेंट कहता हूँ मैं 8 इज इक्वल टू 8, ये भी इक्वल है अपने आप में दोनों, 8 इज इक्वल टू 8। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स मीन्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ, 7 प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू 7 प्लस 8। इक्वल जो थे और जो दूसरी वैल्यूज थी जो भी आपस में इक्वल थी, इक्वल्स में इक्वल्स मैंने ऐड कर दिए, तो अब जो होल बन गया, होल क्या बन गया, 8 प्लस 7 15, 15 क्या बना, होल, तो होल्स आर आल्सो इक्वल। ऑब्वियस सी बात है, ये मैथ्स में प्रैक्टिकली हम काफ़ी करते हैं इस चीज़ को, जो है हम अगर इज इक्वल टू के साथ एक तरफ कोई चीज़ सम करते हैं तो दूसरी तरफ भी उतना ही इक्वल हमें सम करना पड़ता है, तब बैलेंस हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस रहती है, क्योंकि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर आल्सो इक्वल्स। तो ये हमारी सेकंड एक्सियोम है हमारा इसका जो है, ठीक है। तो एक्सियोम सारे ऐसे हैं कि इनको किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, ठीक है। थर्ड को देखते हैं हम, जो इसका थर्ड एक्सियोम क्या है इसका, if equals are subtracted from equals the remainder is equal। if equals are subtracted
from equals the remainders are equal. If equals पहले वाली स्टेटमेंट थी, उसी से लिंक्ड स्टेटमेंट कह सकते हैं, कनेक्टेड स्टेटमेंट कह सकते हैं इसको, जो है उसी तरह की स्टेटमेंट है। बस इसमें बात क्या कही गई है, उसमें एडिशन की बात थी, इसमें सब्ट्रैक्शन की बात है। ये इक्वल्स हैं हमारे, जो हैं सीधे एग्जांपल से बताता हूँ आपको, जो है 3 = 3, 2 = 2, दोनों इक्वल्स हैं, ठीक है। इनको हम जो वैसे लिखेंगे तो हम जो है ए अब बी की फॉर्म में भी हम जो इनको बोल सकते हैं। ये इक्वल्स हैं, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, 3 - 2 = 3 - 2, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, देन द रिमाइंडर इज ऑल्सो इक्वल, तो रिमाइंडर इक्वल आएगा, सिंपल सी बात है। इस फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे जो है a - b = a - b, ठीक है। a = a, b = b, देन a - b = a - b, ठीक है। ये हमारी इसकी थर्ड स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहती है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, थिंग्स विच coincide with one another are equal to one another. Things which coincide with one another are equal to one another. मतलब क्या, coincide का मतलब क्या हुआ, coincide का मतलब है कि एक चीज अगर दूसरी चीज को पूरी तरह से ढक लेती है, ठीक है। तो एक चीज ना बोल सकती है, इसको ऐसे बोलेंगे कि यदि दो चीजें हमारे पास हैं और दोनों चीजें आपस में एक दूसरे को पूरी तरह से ढकने की क्षमता रखती हैं, जैसे कि मैं कहता हूं एक लाइन है, ये इसी साइज की मैं एग्जैक्टली एक लाइन और बना देता हूँ। लाइन सेगमेंट जो है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट मैं एग्जैक्टली इसी साइज की यहां बना देता हूँ। इस लाइन सेगमेंट को मैं इसके ऊपर रख दूंगा, एकदम इसके ऊपर रख देता हूँ, तो क्या होगा, अब इसको मैं जो है किसी भी साइड से देखूंगा तो मुझे केवल एक ही लाइन ये नज़र आएगी, क्योंकि दोनों की लंबाई में कोई फ़र्क नहीं है। या फिर और दूसरी तरह से देख लो, जो है एक पेपर है हमारे पास, शीट ये है, एग्जैक्टली ऐसी ही शीट एक मेरे पास और भी है, ठीक है। दोनों का लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ दोनों की इक्वल हैं। इसको मैंने जो है इसके ऊपर रख दिया। अब ऊपर रखने में क्या है कि ये इसको पूरी तरह से ढक लेती है, इसके कॉर्नर से पूरा जो है इसको इस तरह ढक लेती है। अब मैं शीट को ऊपर से देखूं तो भी मुझे, अगर ये दोनों सपोज करो एक का कलर है रेड, एक का कलर है ब्लू, रेड को मैंने इसके ऊपर रखा है, रेड को इसके ऊपर रखने के बाद जो है एक तरफ से मुझे केवल रेड नज़र आ रहा है और मैं दूसरी साइड से देखता हूँ तो मुझे केवल ब्लू नज़र आता है। मीन्स रेड ऊपर आने के बाद नीचे ब्लू का कुछ ट्रेस नज़र नहीं आ रहा, मुझे नीचे साइड से देखता हूँ तो ब्लू नज़र आ रहा है और रेड का कुछ भी कॉर्नर मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से जो है कोइंसाइड कर लिया है। इसका मतलब वही है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, एक दूसरे से जो पूरी तरह से कोइंसाइड कर जाते हैं, आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या होता है कि वो आपस में इक्वल हैं। अगर दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को पूरी तरह से ढक पा रही हैं, दोनों चीज़ें एक दूसरे को, केवल एक चीज़ नहीं, अगर एक चीज़ बड़ी होगी और एक चीज़ छोटी होगी तो इस केस में क्या होगा, ये जो है बड़े साइज़ का है, ये तो इसको ढक लेगा, ठीक है, तो ये छोटा पेपर का जो पीस है ये इसको ढक नहीं पाएगा। अगर कोई दो चीज़ें आपस में एक दूसरे को ढकने की क्षमता रखती हैं, दोनों ही एक दूसरे को ढक पा रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि कोइंसाइड कर रही हैं, ठीक है। इफ थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर, जो कि दो चीज़ें जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक पा रही हैं, दोनों जो हैं एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, वो दोनों चीज़ें क्या हैं, आपस में बराबर साइज की होंगी, ठीक है। क्या लिखा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी, ठीक है। सिंपल सी स्टेटमेंट है ये, हमारी देखिए फोर्थ स्टेटमेंट है, ठीक है। अगला एक्सियोम क्या है इसका,
फिफ्थ एक्सियोम क्या है? एक्सियोम है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। होल जो है पार्ट से बड़ा होता है। क्या कहना चाह रहा है? बहुत सिंपल सी बात कर रहा है ये। मैं कहता हूं ये एक रोटी है, ये एक डिस्क है। इस डिस्क का मैंने एक टुकड़ा ये जो है काट के अलग कर दिया। ये टुकड़ा काट के मैं बाहर ले आया, ठीक है। यहां से मैंने पीस इसका हटा दिया। तो इसमें अब इसको सेंटेंस पे आओ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो होल हम किसको बोलते हैं? जब ये पूरा यहाँ पे टुकड़ा जुड़ा हुआ था, जब ये पीस पूरा ऐसा था, जब ये पीस पूरा ऐसा था तो इसको हमने क्या कहा? ये हमारा क्या था? होल, ठीक है। इस होल से मैंने एक पीस इस तरह करके ये अलग निकाल दिया, ठीक है। अब ये जो पीस अलग निकला है इसको हम क्या बोलेंगे? ये है पार्ट। ये हमारा पूरा जो था, जब इसमें पीस निकला हुआ नहीं था, इसको हमने कहा होल, और जो पीस निकल गया उस निकले हुए पीस को हमने कहा पार्ट। पार्ट मीन्स टुकड़ा, इसका एक टुकड़ा, ठीक है। द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सिंपल सी बात कही इसने, क्या कहा? होल जो है हमेशा अपने टुकड़े से बड़ा होगा। इसी होल से तो टुकड़ा निकला है ना, इस होल से टुकड़ा निकला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि होल हमेशा जो है टुकड़े से बड़ा ही होगा। इसी स्टेटमेंट को इसने जो है कहा है हमारे जो है यूक्लिड ने, ठीक है। सिक्स स्टेटमेंट देखते हैं इसकी जो है, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब सिक्स एक्सियोम क्या है इसका? अब जो है सिक्स एक्सियोम कहता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। आर इक्वल टू वन अनदर। क्या बात कह रहा है? ये बात कह रहा है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। थिंग्स मीन्स, अब सपोज करो एक चीज़ है हमारे पास ए और एक चीज़ है हमारे पास बी। ए जो है ये कोई एक चीज़ है, सपोज करो z है, ठीक है। ए जो है z के डबल के बराबर है, z का दुगना है, और b भी z का दुगना है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। शिट, ठीक है। b भी z का जो है दोगुना है। तो ऐसे में क्या होगा? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसने कहा कि इसका मतलब a जो है b के बराबर होगा। अगर a भी z का दुगना है, a जो है z का दुगना है, b भी z का दुगना है, तो इसका मतलब क्या है कि a इज इक्वल टू b होगा ही होगा। एक एग्जांपल से देख लेते हैं इसको जो है। सपोज करो मैं कहता हूं a इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4। इसमें जो है एक चीज़ हमारी जिसका है ना, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, वो थिंग जो जिसके डबल ये में ये है वो है 4 हमारा, ठीक है। ए जो है 4 का दुगना है, ए कितना है? 8 है, ठीक है। और बी भी जो है 4 का दुगना है। तो दोनों क्या है? दोनों ए और बी क्या है? दोनों डबल ऑफ द सेम थिंग है। सेम थिंग क्या? 4 के डबल है दोनों ही जो है। ए भी हमारा कितना आ रहा है? ए भी हमारा 8 है, बी भी हमारा 8 है, और दोनों क्या हैं? दोनों 4 के डबल हैं। इसका मतलब क्या होगा? ए इज इक्वल टू बी होगा ही होगा। ए भी 8 है, बी भी 8 है, तो दोनों इक्वल होंगे। 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये चीज इसने कही, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। अगला 7th एक्सियोम क्या है? थिंग्स विच आर half of the same thing are
इक्वल टू 1 अनदर। 6th स्टेटमेंट जो थी उसी तरह की स्टेटमेंट 7th भी है, उसमें थिंग्स विच आर इक्वल टू द डबल ऑफ सेम थिंग आर इक्वल टू 1 अनदर था। इसमें क्या है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग। थिंग्स मीन्स ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ जेड। ए जो है किसके इक्वल है, एक जेड वैल्यू है उसके हाफ के इक्वल है। और बी भी क्या है, हाफ ऑफ जेड। जेड एक वैल्यू है जिसके हाफ के इक्वल है बी भी। तो इसका मतलब क्या बोला इसने, इसका मतलब कि ए और बी भी बराबर होंगे। उसी स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट है लगभग, बस उसमें जो है वहाँ डबल की बात करी थी, यहाँ इसने हाफ की बात करी है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं हम जो है z, सपोज करो हमारा जो है z है हमारा 8, तो a की वैल्यू क्या आ रही है, a इज इक्वल टू हाफ ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू 4। b को देखते हैं, b इज हाफ ऑफ 8, b इज इक्वल टू 4। a भी 4 है, b भी 4 है, मीन्स a इज इक्वल टू b होगा ही होगा। कोई प्रूफ की इन एक्सियोम्स में ज़रूरत हमको नहीं पड़ती। ये जो एक्सियोम्स हैं अपने आप में, इनको जो है कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता, ये अपने आप में अपने आप को खुद ही प्रूफ करते हैं जो। ठीक है, तो अब आते हैं हम जो है पोस्टुलेट्स पे। पोस्टुलेट्स क्या हैं, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो यहाँ पर है कि एक्सियोम्स जो हैं मैथमेटिक्स में यूनिवर्सली हर जगह यूज़ किए जा सकते हैं, वो हर जगह जो है अप्लाई होते हैं। पोस्टुलेट्स जो हैं वो स्पेसिफाइज, ये जो है स्पेसिफिकली जो है ज्योमेट्री के लिए ही कही गई स्टेटमेंट्स हैं। ये केवल ज्योमेट्री के स्टेटमेंट्स हैं, इनको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। और एक्सियोम्स हम उन स्टेटमेंट्स को कह रहे हैं जो कि मैथमेटिक्स में यूनिवर्सली हर जगह यूज़ की जा सकती हैं। ठीक है, तो अब पोस्टुलेट्स हमारे क्या हैं, दो पोस्टुलेट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला देखो, पहला क्या है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन जो है, ये क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ठीक है, मैं कह रहा हूँ 2 पॉइंट ले लिए मैंने, जो 1 और 2 पॉइंट कहीं भी पॉइंट में ले लूँ, 1 पॉइंट यहाँ ले लिया, 1 यहाँ ले लिया। ठीक है, या मैं 1 यहाँ लेता हूँ, 1 यहाँ ले लेता हूँ, 1 यहाँ लेता हूँ, 1 यहाँ लेता हूँ, अलग अलग सेट ले रहा हूँ पॉइंट के। मैं जो है A B C D E F, एक और ले लेता हूँ मैं, 1 यहाँ ले लिया मैंने, 1 यहाँ ले लिया, G H। ये क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन जो है किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट पे जो है ड्रॉ की जा सकती है। यहाँ पे मैंने जो है 8 पॉइंट्स हैं, मैं किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब जानते हैं इसके बारे में। ये अगर मैं H को लेता हूँ, H से मैं F E तक अगर पॉइंट बनाना चाहूँ तो H से E तक भी एक स्ट्रेट लाइन बन सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। E पे आ जाएगी हमारी जो है। मैं C से B पे बनाना चाहूँ, C से मैं शुरू करूँगा तो B पे भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। A से D पे जाता हूँ, A से D पे बन जाएगी। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट पे मैं जो स्ट्रेट लाइन बना सकता हूँ। मैं चाहता हूँ G से सभी पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन चाहता हूँ, G से H पे भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, G से A की तरफ चलता हूँ, A पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, G से C पे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, G से B पे भी स्ट्रेट लाइन बन सकती है, G से D पे बन सकती है। इस तरह जो है किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पर हम जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा जो है पहला पोस्टुलेट है कि अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में जो है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। कोई भी 2 पॉइंट होंगे उनके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इसकी क्या कह रही है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइन को इनडेफिनेटली प्रोड्यूस किया जा सकता है। टर्मिनेटेड लाइन पहले तो समझो होता क्या है। लाइन आप जानते हैं लाइन कैसी होती है, लाइन जो है इसको हम लाइन कहते हैं। ठीक है, लाइन नॉर्मली जो लाइन होती है, लाइन हम बोलते हैं किसका है, लाइन एक सी रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन जिसको हम बोल रहे हैं जो है, ये लाइन क्या होती है, लाइन इसका एंड नहीं होता। ये एरो का मतलब क्या होता है कि इस जो है कितनी लंबी इनडेफिनेटली उस राइट डायरेक्शन में जाएगी और इनडेफिनेटली ये इस डायरेक्शन में भी जाएगी। ये किसकी बात कर रहा है, लेकिन ये इस लाइन की बात नहीं कर रहा, ये अ टर्मिनेटेड लाइन जिसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट।
ठीक है। टर्मिनेटेड मतलब वो लाइन जिसको लिमिट कर दिया गया हो। एरो का मतलब है कि लाइन में लिमिट नहीं किया हमने इसको, ये लाइन यहाँ भी एक्सटेंड हो रही है कहीं भी, ये लाइन यहाँ भी कहीं भी एक्सटेंड हो रही है, इसकी साइज़ अभी फिक्स नहीं है इसका जो है, ठीक है। लेकिन टर्मिनेटेड लाइन का मतलब हो गया कि उसके दोनों सिरे जो हैं उनको हमने कुछ नाम दे दिए, हमने इसको टर्मिनेट कर दिया। एक सिरा इसका ये है और एक सिरा इसका ये है, इसको बोलते हैं टर्मिनेटेड लाइन। ये कह रहा है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। अभी इसने क्या कहा, इसके बारे में कहा कि एक टर्मिनेटेड लाइन को इनडेफिनेटली मैं यहाँ से इसकी लंबाई बढ़ाता जाऊँ तो लंबाई बढ़ाते बढ़ाते इसकी जो है इनडेफिनेटली इसकी लंबाई को मैं बढ़ा सकता हूँ, अनंत लंबाई तक इसकी लंबाई को मैं ले जा सकता हूँ इस दिशा में, और अनंत लंबाई तक इसकी जो है लेंथ को मैं इस दिशा में भी बढ़ा सकता हूँ। प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना उसको जो है, इनडेफिनेटली मतलब अनंत, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कहाँ तक बढ़ाना है, कितने बढ़ा सकते हैं इसको जो है हम आगे, ठीक है। तो एक टर्मिनेटेड लाइन को कितना भी आगे जो है बढ़ाया जा सकता है, राइट डायरेक्शन में या लेफ्ट में या जैसी भी उसकी पोजीशन होगी, अगर ये ऐसे है तो ऊपर या नीचे डायरेक्शन में कहीं भी जो है, मीन्स दोनों इसके सिरों से इनको जो है कहीं भी बढ़ाया जा सकता है। पॉइंट ए से कितना ही लंबा कर सकते हैं इसको, पॉइंट बी से भी इसको कितना ही लंबा कर सकते हैं इसको। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी कह रही है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, इसको कितना ही लंबा किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये कह रहा है एक सर्कल जो है किसी भी सेंटर से जो है बनाया जा सकता है और किसी भी रेडियस का बनाया जा सकता है। इसमें क्या ऐसी बात कही है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। किसी भी पॉइंट से ये पॉइंट ले लूँ तो यहाँ पर भी एक सर्कल मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, इसको कंपास को इतना इस तरह खोल के जो है कोई भी सर्कल इसमें मैं ड्रॉ कर सकता हूँ आसानी से जो है। मैं पॉइंट यहाँ ले लूँ, यहाँ सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं पॉइंट यहाँ ले लूँ, यहाँ सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं कहीं भी पॉइंट ले लूँ वहाँ मैं सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। जहाँ भी सेंटर मान के उसके आसपास जो है मैं उसके चारों तरफ सर्कल ड्रॉ हो सकता है। ये कहा इसने अ सर्कल मे बी ड्रॉन कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर, किसी भी सेंटर से सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। एक लाइन में मैंने इसको सेंटर मानता हूँ, यहाँ सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, इसको सेंटर मानता हूँ, यहाँ सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, किसी भी जगह को सेंटर मान के मैं जो है सर्कल को ड्रॉ कर सकता हूँ। दूसरा क्या कह रहा है विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, और उसकी कुछ भी रेडियस हम रख सकते हैं। सर्कल का रेडियस मैंने कंपास इतना खोला, रेडियस छोटी कम रखी है, इसकी रेडियस थोड़ी और कम रखी है, एक मैंने सेंटर ये लिया, मैंने रेडियस इतनी बड़ी रख दी, ठीक है। एक और लिया, एक छोटा सा बना दिया सर्कल मैंने जो है। तो किसी भी रेडियस के, ये रेडियस होती है हमारी जो है, किसी भी रेडियस के सर्कल में जो है ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो सभी लोग जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं एक तरह के, और उनको इन्होंने जो है यूक्लिड ने एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स के नाम से बताया है, ठीक है। उससे अगला हमारा पोस्टुलेट क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी जानते हैं जो चीज़ बराबर है 45 का एंगल 45 का एंगल बराबर होता है, तो 90 का 90 के बराबर भी होगा। तो सारे 90 के एंगल जो हैं आपस में इक्वल होते हैं। एक 90 का एंगल मैंने ये बनाया, एक 90 का एंगल मैंने जो यहाँ बना दिया। एंगल कहाँ है, एंगल तो हमारा ये है ना। एक और मैंने एंगल बना दिया, कि 90 का एंगल जो होगा ये तो सब जगह बराबर ही होगा। ठीक है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसको उठा के मैं इसके ऊपर ले आऊंगा तो कहाँ पर आएगा, यहीं पर आ जाएगा, एकदम इक्वली आएगा। इसके जो है एंगल में कोई फर्क तो नहीं आएगा ना। तो क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको उठा के इसके ऊपर ले आऊंगा तो यहीं पर आ जाएगा, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगा, एंगल में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। नेक्स्ट पोस्टुलेट पे आते हैं, पोस्टुलेट 5 पे। इसके पोस्टुलेट 5 पोस्टुलेट जो है क्या कह रहा है ये देखो, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, दो स्ट्रेट लाइन्स है हमारी जो है, 1 2, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन्स हैं। इन पे जो है एक तीसरी लाइन जो है इन पे इनको क्रॉस कर रही है।
क्या बोला इसने, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन, इसकी बात चल रही है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स कौन सी हैं, एक तो हमारी स्ट्रेट लाइन ये हो गई, ए बी बोल लो इसको, और ये स्ट्रेट लाइन हो गई हमारी ये सी डी हो गई, और ये जो पी क्यू लाइन है ये इनको जो है क्रॉस कर रही है। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ इट, मेक द इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं हमारे, ये इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। एक, दो, तीन, चार इंटीरियर एंगल हैं इसके जो हैं। इसने क्या किसकी बात करी है, मेक द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, ये सेम साइड की बात कर रहा है, मतलब किसी एक तरफ की। इसको मैं बोलता हूँ एक्स एंड वाई इंटीरियर एंगल, इस साइड के जो इंटीरियर एंगल है इनको मैं नाम दे देता हूँ एल एंड एम, ठीक है, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल एल और एंगल एम। इस साइड के इंटीरियर एंगल जो हैं ये हैं एंगल एक्स एंड एंगल वाई, इस साइड का जो इंटीरियर एंगल है ये है एंगल एल एंड एंगल एम, ठीक है। राइट साइड के ये एंगल है और लेफ्ट साइड के ये एंगल है। इसने क्या कहा, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ इट टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब उसके एक तरफ के जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम जो है अगर क्या होता है, टू राइट एंगल से कम होता है। टू राइट एंगल से मतलब क्या हुआ, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, टू राइट एंगल मतलब 90 प्लस 90 या 90 इंटू 2, 90 प्लस 90 भी लिख सकते हैं इसको, टू राइट एंगल हो गए। टू राइट एंगल मीन्स 180 डिग्री, या टू राइट एंगल को ऐसे ही बोल सकते हैं हम 90 इंटू टू राइट एंगल, तो कितना होगा 180 डिग्री। तो ये कह रहा है कि अगर किसी एक साइड का जो सम है वो टू राइट एंगल से कम होता है, ठीक है, किसी भी एक साइड का, चाहे हम कहते हैं एंगल x प्लस एंगल y, ये हम कहते हैं लेस देन 180, इस केस में जो है यहाँ पे मोर देन 180 होगा, ये मोर देन 180 है। इस साइड में देखता हूँ तो एंगल L प्लस एंगल M लेस देन 180 मतलब टू राइट एंगल से कम होता है। ये कह रहा है किसी भी साइड में अगर इसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री से कम होता है तो उस केस में क्या कह रहा है, उस केस में यदि इन लाइंस को हम एक्सटेंड करते हैं, इन लाइंस को मैं यदि मैं एक्सटेंड करूँ, अब जिस साइड में, किस साइड में एक्सटेंड करना है, उस साइड में एक्सटेंड करना है जिस साइड में इनका जो सम है इंटीरियर एंगल्स का वो 180 से कम है, या इसके शब्दों में कहेंगे तो दो राइट एंगल्स से कम है जिस साइड में सम, उस साइड में हमें लाइंस को जो है एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो लाइन को मैं एक्सटेंड करूंगा तो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि वो लाइन जो है जिस साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम टू राइट एंगल्स या फिर 180 डिग्री से कम है, उस साइड में लाइंस जो है आपस में एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, ठीक है। इस साइड में अगर मैं इनको बढ़ाऊंगा तो ये इस साइड में क्रॉस कहीं भी नहीं करेंगी, ये बढ़ती जाएंगी, लेकिन कभी क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो है इंटीरियर एंगल का सम इसका 180 से कम नहीं है, यहाँ पे इसका एंगल का सम 180 से ज़्यादा है, ठीक है। 180 मीन्स टू राइट एंगल, इसके शब्दों में बात कही थी तो टू राइट एंगल को मैं अपने शब्दों में 180 करके बता रहा हूँ आपको जो है। इस साइड में ये लाइन्स जो है अगर बढ़ाई जाएंगी तो ये कहीं नहीं मिलेंगी। उसने क्या कहा, जिस साइड में इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री से कम होगा, उस साइड में यदि लाइन्स को बढ़ाया जाए तो लाइन जो है आगे जाके किसी न किसी पॉइंट पे जाके आपस में एक दूसरे को मीट करेंगी, एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके जो है मीट करेंगी। ये हमारा जो है फिफ्थ पोस्टुलेट है इसका।